दूसरे दिन भी यूपी भाजपा के सांसदों की बैठक हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई दूसरे दिन की बैठक में काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र के 44 सांसद शामिल रहे। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में तीनों क्षेत्रों से आने वाले सांसदों को विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने और जनता से संवाद करने का गुरुमंत्र दिया गया। इसके पहले बुधवार को हुई बैठक में पश्चिमी यूपी, कानपुर और ब्रज क्षेत्र के 39 सांसद शामिल हुए। तो सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने को कहा गया है, सरकार की योजनाओं से अवगत कराने को कहा गया है और सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने को भी कहा गया है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों प्रदेश के करीब 12% ब्राह्मण वोटर राजनीति का केंद्र बने हैं। यही वजह है कि बसपा ने ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए 23 जुलाई से प्रबुद्ध सम्मेलन नाम का अभियान चला रखा है और अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त से बलिया से होने जा रही है। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की थी, लेकिन ब्राह्मण वोटरों को लेकर बसपा के तेज हो रहे अभियान को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाते हुए 5 अगस्त को पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता रहे जनेश्वर मिश्रा की जयंती से प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करने का फैसला किया है। इसके लिए अखिलेश यादव ने पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं की टीम तैयार की है, जिसमें पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, सनातन पांडे और संतोष पांडे शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने के अभियान पर निकले बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सुल्तानपुर में थे। यहां पर उन्होंने बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने वाली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग एकजुट हों और बसपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील करें। वहीं चुनाव में गठबंधन के सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बाकी पार्टियों की जमीन खिसक चुकी है और वो अकेले चलने लायक नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर कहा कि बीएसपी अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो इसलिए इधर ढूंढ रही क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है और उससे वो अकेले चलने के लायक नहीं, तो वो सोच रहे हैं कुछ इधर से उधर से मिल जाएगा तो शायद थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अकेले लड़ेगी। अगर मिलेगी किसी से तो यहाँ की जनता से मिल रही है और जनता के साथ मिलकर के चुनाव। और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा सरकार के बुकलेट इरादे नेक काम अनेक टाइटल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बुकलेट में मुफ्त टीका, मुफ्त राशन समेत तमाम दावों को हकीकत से परे बताया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बुकलेट की सच्चाई को लेकर जनता के पास जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से एक पत्रिका सार्वजनिक की है जिसका नाम है इरादे नेक काम अनेक। ये इसकी फोटोकॉपी है। इनके इरादे क्या हैं वो आपके सामने है, प्रदेश की, देश की जनता के सामने है। और काम क्या है बहुत कुछ आप जानते हैं। और बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी है। ये 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अमेठी की है, जहां बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हुए। ये सम्मेलन गौरीगंज में हुआ और इस मौके पर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां पर अमेठी से पहले बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। यहां भी सतीश चंद्र मिश्रा भाजपा पर हमला बोलते हुए नजर आए। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल ने मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ा दी है। वाराणसी से आई वो तस्वीर है जिससे लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। यहां पर एक शख्स ठेले पर अपनी बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा है। ठेले पर पत्नी को ले जाता है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब ये सियासत के केंद्र में है। ये तस्वीर बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल ले जाते समय की है। आप देखिए, ये वाराणसी की हालत है।
तो ये तस्वीरें जो हैं इससे सवाल उठने शुरू हो गए। और एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। यहाँ एम्बुलेंस में मरीज की जगह बाइक लाद कर ले जाई जा रही है। आप देखिए, मरीज को ठेले पर ले जाना पड़ रहा है, लेकिन एम्बुलेंस से बाइक ढोई जा रही है। एम्बुलेंस में मरीज की जगह बाइक ले जाने का एक तस्वीर सामने आई। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था वाले एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों को अस्पताल के गेट पर छोड़कर ही भाग रहे हैं, ये भी तस्वीर सामने आई। तो एक तरफ असंवेदनशीलता की तस्वीरें हैं, तो एक तरफ उस श्रृंखला की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए अगस्त के महीने में प्रदेश में 2,85,810 कोविड वैक्सीन की डोज मिलने वाली है। यूपी को मिलने वाली वैक्सीन की इस खेप में 1,54,97,770 वैक्सीन निःशुल्क लगाने के लिए होगी, जबकि 45,88,040 डोज प्राइवेट सेक्टर के लिए आवंटित की जाएगी। निःशुल्क वैक्सीन की डोज में 1,35,46,010 डोज कोविशील्ड की होगी, जबकि 19,51,600 डोज कोवैक्सीन की होगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर को 39,70,050 कोविशील्ड और 6,17,990 डोज कोवैक्सीन की दी जाएगी। और सूबे में कोरोना केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कानपुर में अचानक एक दिन में 22 नए संक्रमितों के मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच राहत की खबर यह भी है कि इन सभी 22 लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच की गई, जिनमें सभी लोग कोरोना मुक्त पाए गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, लेकिन भविष्य को देखते हुए सर्विलांस प्रक्रिया को और मजबूती से लागू करने की बात कही गई। सभी जगह जितने भी ये केस निकले थे, सभी एरिया में हमने 50 से ज़्यादा, हर केस के अगेंस्ट 50 से ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के तुरंत ट्रेसिंग कराई, बल्कि डॉक्टर के साथ टीम भेजी और उसमें पूरा वो कराने के बाद 50 से ज़्यादा वो कराए, सबके 50 से ज़्यादा सबके RT-PCR टेस्ट कराए, ताकि जो है कोई संभावना ही ना रहे। और ये हमने स्टैंडिंग वो कर दिया कि अब जहाँ भी केस निकलेगा तो उसमें 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक लगातार उसी तरह से उस एरिया में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, आपकी सैंपलिंग होगी, और जो निगरानी समिति हैं वो हाउस टू हाउस सर्वे करेंगी। उनके पास सारी किटें उपलब्ध हैं, बच्चों वाले भी, बड़े वाले भी। तो सर्विलांस के जरिए मामलों को ट्रेस किया जाएगा। चुका है और इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही हैं। विभिन्न जगहों पर मिले इन कोरोना केसेस को लेकर स्वास्थ्य महकमा इतना अलर्ट हो चुका है कि अब शहर में जहां कहीं भी कोरोना का नया केस मिलेगा वहां पर 7 दिन तक लगातार निगरानी की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के 1 साल पूरा होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री के मुताबिक हमारा देश का युवा अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, ऐसे में उसे एक्सपोजर चाहिए। पीएम ने कहा कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि दीक्षा पोर्टल बहुत उपयोगी साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का भी जिक्र किया। वहीं पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में GDP के करीब 6% निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से हमारे कई युवा स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। अगर इन साथियों से हम उनकी आकांक्षाओं के बारे में, सपनों के बारे में पूछें तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई ऊर्जा है। हमारा युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का, जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। मंत्रालय ने
दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए और हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया कि पिछले एक साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है। और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास मांस मदिरा पर रोक लगाने की मांग को लेकर अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने मेयर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपा। परमहंस दास तपस्वी ने कहा कि अयोध्या हिंसा मुक्त क्षेत्र होने के कारण इसे अवध क्षेत्र कहा जाता है। इस बीच अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि बोर्ड में इसे रखा जाएगा और जल्द से जल्द उचित फैसला इस संबंध में लिया जाएगा। तो ये मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं अयोध्या के, और परमहंस दास तपस्वी ने उन्हें ज्ञापन दिया है और कहा है कि अवध क्षेत्र इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वध नहीं होता, ऐसे में मांस मदिरा की दुकानें हटाई जाए। राष्ट्र के प्रति जागरूक रहते हैं, सरकार के जिससे अयोध्या का गौरव बढ़े हमेशा चिंतन करते रहते हैं। इस क्रम में इन्होंने पंचकोसी परिक्रमा के अंदर शराब मांस आदि की मांग की थी। नगर निगम द्वारा उनका प्रतिबंधित कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। हजारों करोड़ों वर्ष पहले से चला आ रहा है। जिस समय मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय जो है तो विधर्मियों के द्वारा दूषित मानसिकता के तहत अयोध्या में अंडा मांस मदिरा का प्रवेश कराया गया था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो आवश्यक हो गया है कि अयोध्या में अंडा मांस मदिरा बंद हो, जिसको लेकर के महापौर जी ने जो है तो 5 कोस में प्रतिबंधित करा दिया था और 14 कोस में आपने आश्वासन दिया था। आज हमने ज्ञापन दिया है और आदरणीय श्री महापौर जी ने कहा है कि यथाशीघ्र जो है 14 कोस में अंडा मांस मदिरा प्रतिबंधित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में इस साल बिजली दरें नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। आयोग के फैसले से प्रदेश के करीब 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आयोग ने आदेश दिया है कि अभी वही टैरिफ लागू रहेगा जो वर्तमान में है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी एसेट के माध्यम से उपभोक्ताओं की दरों में 10 से 12% सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने इन दोनों प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि बिजली कंपनियों ने आंकड़ों में नुकसान दिखाकर दरें बढ़वाने की पूरी तैयारी की थी। दाखिल किया था उस पर आज नियामक आयोग ने फैसला सुनाते हुए उनके ज्यादातर सभी तथ्यों को खारिज कर दिया। स्लैब परिवर्तन खारिज कर दिया, रेगुलेटरी एसेट खारिज कर दिया और उपभोक्ता परिषद की बात मानते हुए इस साल भी बिजली कंपनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का लगभग 1061 करोड़ रुपया निकल आया है और बहुत जल्द ही उपभोक्ता परिषद इस पर अध्ययन करने के बाद नियामक आयोग में बिजली दरों में कमी के लिए एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा और अगली लड़ाई हमारी यही होगी कि बिजली दरों में कम करके प्रदेश की जनता को राहत दी जाए। प्रदेश में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश के कारण गांव से लेकर शहरों तक सड़कों या फिर सरकारी दफ्तर और अस्पताल तालाब में तब्दील हो गए। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पीलीभीत की है, जहां पर शारदा और देवा नदी कहर बरपा रही है। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर यमुना और चंबल नदी उफान पर है। तीसरी नदी सोनभद्र के विंडमगंज क्षेत्र की है, जहां पर बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ पर सतत वाहिनी नदी में बाढ़ के कारण कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। चौथी तस्वीर बिजनौर की है, जहां पर बाढ़ और बारिश की जगह सड़कें टूट गईं जगह जगह। इसकी वजह से यहां पर एक ई-रिक्शा भी पलट गया। 5वीं तस्वीर आगरा के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी घुस चुका है और परिसर जलमग्न हो गया।